एच पाइलोरी है क्या? ये किस बीमारी का नाम है और ये किस ऑर्गन को तबाह करती है? ये एक कीड़ा है के अंदर आके बैठ जाता है। जब गज़ा ख़त्म हो जाती है तो फिर ये स्टमक को खाना शुरू कर देता है, इन्फेक्शन पैदा कर देता है। जब इन्फेक्शन पैदा होता है तो ये डायरेक्टली दिमाग के ऊपर असर करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे स्टमक के अंदर ये इलेक्ट्रोबैक्टर बैक्टीरिया बैठ गया और हम जो है एच पाइलोरी के पेशेंट बनने जा रहे हैं? उसे वॉशरूम आया तो 1 मिनट में भाग के गया है, हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, या उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो स्टूल पास करने गया तो इसका मतलब उसकी आंतों में इन्फेक्शन है। जब उसे मोशन आता है तो सब्र ही नहीं होता, वो तो 1 मिनट के अंदर उसने वॉशरूम में पहुंचना होता है। जितना भी अपनी हाइजीन का ख्याल कर ले लेकिन उनके मुंह से स्मेल आती है, कुछ लोगों के पसीने से बड़ी स्मेल आ रही होती है। ऐसा बंदा डेली रात को कैस्टर ऑयल 2 चम्मच 1 कप गर्म पानी में डाल के पिए लगातार 1 महीना, ताकि मैदे की सफाई अच्छी तरह हो जाए। उसने आपके मैदे को आहिस्ता 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 इतना तबाह करना है कि आपके मैदे में सुराख हो जाए। और Yes. अगर खुदा ना खास्ता आपके मैदे में सुराख हो गया तो फिर बंदा खत्म। एच पाइलोरी ऐसी कौन सी बीमारी है जो हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से हो जाती है, लेकिन हम अनजाने में वो गलती कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से हमारा पेट डिस्टर्ब हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन के मसाइल रह जाते हैं, हमें डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, हमारा दिल घबराना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमने एक छोटी सी बीमारी को जनरेट करके बहुत सारी बीमारियों की वजह से अपने ऑर्गन्स डैमेज कर लें। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको ढेर सारी बीमारियों का हल मिलने वाला है जो आपकी एक मखसूस बीमारी से स्टार्ट होती है, जो कि है एच पाइलोरी। आज जो हमारा टॉपिक है, हम यूट्यूब गूगल कुछ भी खोलें तो आज जो सबसे पहले एक चीज़ बीमारी हमारे सामने आती है वो है एच पाइलोरी। ये एच पाइलोरी है क्या? ये किस बीमारी का नाम है और ये किस ऑर्गन को तबाह करती है? ये वाकई इसमें कोई शक नहीं कि हमारे क्लिनिक पर भी अगर पेशेंट आते हैं तो उसमें तकरीबन 60% रेशो इसी पेशेंट की है। और एच पाइलोरी ये एक बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर। ये एक कीड़ा है, ये स्टमक के अंदर आके बैठ जाता है और या फिर ये गज़ा वाली नाली उसके अंदर बैठ जाता है। जब गज़ा ख़त्म हो जाती है तो फिर ये स्टमक को खाना शुरू कर देता है। जब ये उसको खाता है तो उस वक़्त फिर इरिटेशन होती है, इंसान फ़ौरी तौर पे माँगेगा कुछ खाने को दो, ठीक है? उसके अंदर परेशानी, टेंशन बढ़ जाती है। और ये ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत ज़्यादा नुकसान ये करता है कि इन्फेक्शन पैदा कर देता है। जब इन्फेक्शन पैदा होता है तो ये डायरेक्टली दिमाग के ऊपर असर करता है। दिमाग के ऊपर असर क्या करता है? ऐसा पेशेंट उसकी अलामात में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान खुद भी परेशान हो जाता है। बाज़ औक़ात तो मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत सारे जो है ना ऐसे लोगों से इलाज करवा रहे होते हैं जो जाली पीर होते हैं कि इसको कुछ हो गया है। हालाँकि ऐसा इश्यू नहीं होता, ये बीमारी की वजह से दिमाग के ऊपर इतना असर जाता है कि इंसान ज़हनी तौर पे बीमार हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, एंग्ज़ायटी में आ जाता है। वो कोई भी काम करते हुए डर महसूस करता है कि मेरा नुकसान ना हो जाए। अगर कोई कारोबार करना है तब भी वो डरता है। तो अगर कोई किसी पंचायत में बैठना है तब भी वो डरता है। तो उसके अंदर एक खौफ रहता है कि मुझे कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ अभी हो ना जाए, तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो हेलिकोबैक्टर जो है ये आजकल ओवरऑल पूरी बॉडी को मुतासर कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग को मुतासर कर रही है। तो हकीम साहब, हमने ये बीमारी पहले तो नहीं सुनी। पहले तो एच पाइलोरी इतना कोई हम नहीं सुनते थे अपने बड़ों से, या कभी किसी माँ ने नहीं कहा था हाँ मेरे बच्चे को एच पाइलोरी हो गया है। अब क्यों ये इतना वायरल चला गया है और ये इतना जो है जिससे सुन लो एच पाइलोरी, जिससे सुन लो एच पाइलोरी, ये क्यों अब क्यों इतना फैल गया? अब फैलने की बुनियादी वजह अगर आप 20 साल पीछे भी जाएँ ना, तो इसका नाम नहीं सुना था। हम्म। ये सिर्फ़ बाहर की कंट्रियों में होता था मर्ज़, और पाकिस्तान में इसका पेशेंट इल्ला माशाअल्लाह। मैंने भी अगर आज से 20 साल देखे हैं तो ऐसे लोग ही देखे हैं जो बाहर रहते रहे हैं, यहाँ आए हैं तो उनके अंदर ये मर्ज़ पाया गया है। 20 से 30 साल लगा लें। तो उसमें हुआ क्या है, अब जैसे ही पाकिस्तान में भी वो अब देखिए तो रेस्टोरेंट इतने बन बन गए हैं, हम्म। फ़ास्ट फ़ूड, जंक फ़ूड इतना ज़्यादा हो गया है। अब देखा जाए तो रात के खाने तो लोगों के तकरीबन बाहर होते हैं। पहले क्या आपने कभी देखा था कि इतना खानों का काम, अब यकीन करें घरों में कम बनते हैं और बाहर से लोग ज़्यादा खाते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है। अगर आप 20-30 साल पहले की बात करती हैं ना, तो लोग घरों में खाना खाते थे,
शादियों के ऊपर वन डिश होती थी, एक ही चीज़ बनती थी और उसके बाद चावल वगैरह बनते थे, मीठे में भी वो एक ही चीज़ होती थी। अब शादियों पे वन डिश होती थी। अब वन डिश से क्या होता है कि आपने एक चीज़ खाई और वो भी ज़ाया नहीं होती थी। वो पहले एक सिस्टम होता था ना हमारे बाओजदाद का, वो बाल्टियाँ देखी हमने, उसके अंदर सालन होता था और उसके अंदर वो जिसे हम बनाते हैं वो पौवा सा, उसके अंदर उससे वो डाल के देते थे, उतना उतना सालन होता था जितना खाया जाए। और फिर शादियाँ किस टाइम पे होती थी? दोपहर के टाइम पे। आप आज से 20 साल 30 साल पीछे जाएँ, आपको सिर्फ 5% शादियाँ मिलेंगी जो रात की मिलेंगी। 90% शादियाँ होती थी मगरिब से पहले-पहले। क्योंकि मगरिब से पहले जो बिजनेस होते थे वो भी काम भी ऐसे होते थे कि लोग मगरिब के टाइम पे अपने घरों में पहुंच चुके होते थे, मगरिब की नमाज पढ़ के खाना खा लेते थे। अब ये सारी एच पाइलोरी का अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा सबब हमारा लाइफस्टाइल है। आज भी ऐसे अफराद जो गांव में रहते हैं, खाना शाम का टाइम पे खाते हैं, टाइम से सोते हैं, नींद पूरी करते हैं, मुर्रगन अगजिया, मसाले वाली चीज़ें। आप देखें, पहले आप भी देखें, आप अपने आबाओ-अजदाद में देखें कि पहले वो सालन बनाते थे तो खुले मसाले, ज़ीरा खुला वाला इस्तेमाल करते थे, मिर्च खुद कूट के इस्तेमाल करते थे, तो अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी सारी खुली चीज़ें इस्तेमाल होती थी। आज 80% वो पाउच मिलते हैं, डिब्बे मिलते हैं कंपनियों के। अब आपको नहीं पता होता कि वो कितने उसमें मसाले हैं, कितने तेज़ हैं, कितने उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। अब वो मसाले होते भी स्पाइसी हैं। आज आपने बिरयानी बनानी है, आपने चावल रखने, वो मसाला डालना, आपकी बिरयानी तैयार है। तो पहले जायका किसको कहते थे? आज ये जायका नहीं है, तो आप मसालों से बना रहे हैं। जायका था कि आप हल्के मसाले खुले डालें, उसके बाद देखिए आपकी हंडिया में जायका है तो वाकई आप अच्छा पकाती हैं। तो इसमें सबसे पहला फॉल्ट आया हमारे लाइफस्टाइल का। दूसरा आया, हमने क्या किया, रात को खाने लेट शुरू कर दिए। आप कभी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, आप रात को किसी जगह गई हैं, किसी इवेंट पे या आप किसी शादी पे गई हैं, तो आपने रात लेट खाना खाया है, आप उसी तरह जाके सो गई हैं, तो आपको नींद अच्छे तरीके से नहीं आती। सुबह भी उठती है ना, तो आपका स्टमक जो है उस तरह वर्क नहीं कर रहा होता। तो इसमें सबसे पहला काम जो बिगाड़ पैदा हुआ है, जो सबब पैदा हुआ है, हमारे खानों ने, बाहर के खानों ने तबाही डाली है। फिर फास्ट फूड और जंक फूड ये जल्दी हजम नहीं होते। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि ये हजम नहीं होते तो ये तंग करते हैं। अब आप ये सारी ड्राई चीज़ें खा के ऊपर से क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इसको हजम करने के लिए। अब वो उसके अंदर इतना एसिड होता है, इतनी तेज़ होती है कि वो जाके आंतों में इन्फेक्शन पैदा कर देती है। अब इन्फेक्शन पैदा हुई, ये रास्ते खुल गए इसके। अब ड्राइनेस जो है, ये तो घर है ना, एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, वो रहता ही खुश्की को पसंद करता है। देखें ना, कुछ जानवर हैं जो खुश्की को पसंद करते हैं, कुछ पानी वाले हैं, ये खुश्की को पसंद करता है। अब जब इसका इलाज करेंगे तो वहाँ पे रतूबत पैदा करेंगे, तो रतूबत पैदा करने के लिए भी हमें पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये मर्ज़ अब है, आज से 20-30 साल पहले नहीं था। उसकी बुनियादी वजह हमारा लाइफस्टाइल और ये मुरगन अगजिया, फास्ट फूड, जंक फूड, इतनी ज़्यादा होटलिंग भी आज से 30 साल पहले नहीं थी। तो इसलिए ये सबसे बड़ा फ़र्क है, इसको हम दूर करें, लाइफस्टाइल चेंज करें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे स्टमक के अंदर ये इलेक्ट्रोबैक्टर बैक्टीरिया बैठ गया और हम जो है एच पाइलोरी के पेशेंट बनने जा रहे हैं? पहली सिम्टम ऐसी क्या होगी कि हमें फ़ौरन से क्लिक कर जाना चाहिए हमारा माइंड कि नहीं, अब जो है ना हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी आने वाली है? इसमें जो सबसे पहली सिम्टम्स आती है ना, हेलिकोबैक्टर आपके उसमें आ गया है, स्टमक के अंदर बैठ गया है। आपको खाना खाया है, जब भूख लगेगी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। आपका फ़ौरन दिल करेगा, जैसे शुगर पेशेंट करता है, जिस्म काँपना शुरू हो जाएगा, फ़ौरन कुछ दे। दूसरा, जब आप डिप्रेशन में आ जाएँ, एंग्ज़ायटी में आ जाएँ, आप हर टाइम सोची जाएँ कुछ ना कुछ और नेगेटिव ख़यालात आने शुरू हो जाएँ नेगेटिव, फिर समझ लें आप फ़ौरी तौर पे इसका टेस्ट करवाएँ। दूसरा एक और चीज़ है, बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है, आपको या तो स्टूल बार-बार आना शुरू हो जाता है, दिन में 2-3 मर्तबा, और बाज़-औक़ात पेट में दर्द होके आना शुरू हो जाएगा। बाज़-औक़ात ऐसे केस आते हैं कि स्टूल पास ही नहीं होता, 2-2 3-3 दिन कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है। ये तीनों सूरतों में आप इसका टेस्ट करवाएँगे। इसके टेस्ट को कहते हैं एच पाइलोरी टेस्ट।
अब एच पाइलोरी टेस्ट जो आपने करवाना है उसमें आपने स्टूल का टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको सही उसका पता चलेगा। ये ब्लड से भी होता है लेकिन ब्लड से अक्सर इसका सही तरीके से पता नहीं चलता। इसका स्टूल का टेस्ट करवाएं, आपको फौरन पता चल जाएगा। और आप जब तक इसका इलाज नहीं करवाएंगे आप जाके वो जैली आंवलों के पास जाते रहें, आप कुछ भी मेडिसिन खाते रहें। और इसकी ये भी बड़ी निशानी है कि आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खाई जाएँ, आप ठीक ही नहीं होंगे। आपका स्टमक ठीक ही नहीं होगा। आप हम्म। परेशान हो जाएँगे कि मैं तो फलाँ डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, फलाँ तबीब के पास जा चुका हूँ, लेकिन मेरा मर्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसका एक तो अब टेस्ट है, सहूलत है, टेस्ट लाज़मी करवाया करें। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अक्सर एक बात मशहूर है कि हुक्काम टेस्ट नहीं करवाते। यकीन करें मैं तो अक्सर कहता होता हूँ 6 माह बाद या साल बाद टेस्ट ज़रूर करवाएँ अपने। मेजर टेस्ट 2-4 ज़रूर करवाएँ ताकि आपको पता चलता रहे आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक चल रही है। अगर कहीं पे कोई फ़ॉल्ट आ रहा है तो उसका इलाज किया जाए हम्म। ताकि आप सेहतमंद रह सकें। बिल्कुल ठीक है। तो आपने बताया कि इसका के थ्रू भी टेस्ट हो जाता है और इसका स्टूल के थ्रू भी हम टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा भी कोई टेस्ट की फॉर्म है कि हमें ये दोनों टेस्ट करवा लेने चाहिए कि हमारा शक दूर हो जाए कि कहीं हमें एच पाइलोरी तो नहीं हो गया? एच पाइलोरी के लिए ना सिर्फ ये 2 टेस्ट ही हैं। ये 2 टेस्ट करवाएँ, ठीक है? उसके बाद आईजीजी, आईजीएम वो भी टेस्ट हैं। लेकिन ये मेजर टेस्ट हैं, इसे करवाया जाए पहले, इसी से आपको कन्फर्म हो जाता है। हाँ, अगर साथ अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया जाए स्टमक का तो और अच्छा है। और अगर वैसे ही हमारा पेट खराब हो या हमें बार-बार मोशन आ रहा हो या ऐसा भी होता है कि कॉन्स्टिपेशन वैसे ही कुछ लोगों का मर्ज़ है, चलती है कॉन्स्टिपेशन, तो वो पेशेंट्स क्या समझे कि कहीं हमें एच पाइलोरी हो गया? नहीं, ये आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है कि हर बंदा यही समझना शुरू कर देगा, ऐसा एग्ज़ैक्टली। नहीं। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ़ गुज़ारी है, मुर्गन अग़ज़िया ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, होटलिंग बहुत ज़्यादा की है, हुँ, चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हुँ, ऐसे अफ़राद जो चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, चलने-फिरने का काम नहीं है, खा लिया, बैठ लिया, ऐसे लोग जो हैं, उनके अंदर ये वायरस पाया जाता है। हुँ, आम बंदा उसको कॉन्स्टिपेशन अक्सर लोगों को हो जाती है। उन्होंने कैस्टर ऑयल इस्तेमाल किया, 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के डाल के पी लें, तो आम पेशेंट उसी से स्टूल उसका पास होना शुरू हो जाएगा। 2-4 दिन इस्तेमाल करेगा, ठीक हो जाएगा। सबसे पहली निशानी तो यही लेंगे ना, आप इलाज करवा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो हुँ, फिर ही आप इसका टेस्ट करवाएँगे। हुँ, तो फिर हुँ, उसके बाद जो आपने कहा स्टूल बार-बार आता है या पेट में दर्द हो के आता है। अगर पेट में दर्द हो के आ रहा है तो फिर इसका मतलब आंतों में उसने इन्फेक्शन पैदा कर दिया। अब आंतों में इन्फेक्शन बाज़-औक़ात एच पाइलोरी नहीं होता, लेकिन आपके आंतों के अंदर इन्फेक्शन होता है। वो ऐसा भी हो सकता है, आपने जैसा हमारे बकरा ईद आती है, उस पे आपने गोश्त खा लिया 2-3 दिन लगातार, ठीक है? तो उससे क्या हुआ आपको पेट में दर्द होके मोशन आना शुरू हो गया। हुँ। तो ये सीधी-सी सिम्पटम्स है उसकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया। उसे अब 2-4 दिन आप कोशिश करें दलिया जौ खिला दें, तो उससे वो ज़ख्म ठीक हो जाएगा, उसके बाद मामला हल हो जाएगा। हुँ। अगर वो खाने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा, तो फिर आप ये टेस्ट करवाएँगे। अच्छा ठीक है हकीम साहब, मुझे ये बताएँ कि आपने बताया कि एच पाइलोरी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये सिम्पटम्स होती हैं और वो आपने बताई कि डिप्रेशन हो जाता है, आपको पेट ख़राब रहना स्टार्ट हो जाता है या मोशन आता ही नहीं है, आपको कब्ज़ हो जाती है, आपका दिल घबराना स्टार्ट हो जाता है और इसके अलावा ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं? क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है या मैं जहाँ तक जानती हूँ आपका मुँह भी पकना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आपका स्टमक ख़राब हो गया, आपको मुँह का अल्सर भी होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी आंतों में भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये तो एक डिज़ीज़ अंदर बहुत सारी बीमारियाँ बना देती है और वो एक एच पाइलोरी आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ बनाता है। एक जो आपने बात की ना मुँह वाली, इसमें जो एक बहुत बड़ी इसकी निशानी है, वो ये भी है कि सुबह जब उठेंगे ना, तो आपको ना जैसे वॉमिटिंग नहीं होती, इस तरह की कैफ़ियत होगी, हुँ, ठीक है? और उसमें बाज़ औक़ात कई पेशेंट का मुँह पक जाता है, मुँह में छाले बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये वाक़ई इसमें है। बाज़ औक़ात आप खुद हैरान हो जाते हैं, मेरे पास एक पेशेंट आया एच पाइलोरी का, अब वो बाहर दुबई में काम करता था, यहाँ पे आया, वो खाने खाते ही बाहर के था, ज़ाहिर-सी हुँ, बात बाहर रहता था, तो उधर से उसने होडलिंग बहुत ज़्यादा की, उसको ये मर्ज़ लग गया। यकीन करें वो डेली की 30-30 रोटियाँ खा जाता था। मैं वो अब घर भी नहीं आ सकता था, किसी रेफ़रेंस से मैं शागिर्द था मेरा, उसका भाई था,
तो मैं ना फिर उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की, तो मैं कॉलेज जाता था, रास्ते में उनका घर था, तो मैं गया वहाँ पे, उन्होंने कहा ये एक दफ़ा आके चेकअप कर लें, क्योंकि वो घर से निकलता ही नहीं है। तो घर से क्या, वो बाज़ औक़ात तो कमरे से भी नहीं निकलता, और 3-4 माह हो गए घर में ही है, क्योंकि एच पायलोरी का पेशेंट अक्सर औक़ात जब शिद्दत बढ़ जाए तो घर से नहीं निकलता, और डर खौफ इतना होता है मुझे कुछ हो जाएगा। तो जब इससे भी काम बढ़ता है, तो वो जिस पेशेंट को मैं चेक करके आया, वो तो वॉशरूम भी जाता था ना, तो दरवाज़ा खोल के जाता था, दरवाज़ा बंद करके वॉशरूम नहीं जाता था, इतना डर खौफ। और रोटी 30 रोटियां उसकी बेगम कहती, मैं तो पका पका के थक जाती हूँ, और इतना डर खौफ, बेड पे भी बैठा हुआ ना, तो अपनी वालदा को साथ बिठा लेना, उसने हाथ पकड़ के, मेरे पास रहें, मुझे कुछ हो जाएगा। यानी कि इतनी इसकी शिद्दत है कि इतना डर खौफ इसमें पैदा हो जाता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसा बंदा फिर डरते हुए अपने कारोबार, जितना मर्जी उसका अच्छा कारोबार हो, उसका कारोबार ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो डर खौफ की वजह से वो कारोबार पे भी नहीं जाता। आगे उसने तरक्की तो क्या करनी है, वो अपने बिजनेस पे भी नहीं जाता। तो ऐसी सिम्टम्स भी बाज़-औक़ात हमारे पास देखने में आई है कि इस लेवल तक ये पेशेंट चला जाता है। आप कैसे डायग्नोज करते हैं, अगर आपके पास तिब में कैसे एच पाइलोरी को डायग्नोज किया जाता है? ये जितनी मैंने आपको सारी अलामात बताई है ना, जब ये सारी अलामात आ रही होती है ना, तो हम नब्ज़ जब चेक करते हैं ना, तो उसके मिजाज के अंदर गर्मी और खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ों का तो खुश्की गर्मी बहुत होती है, लेकिन ज़्यादातर गर्मी खुश्की बहुत होती है। तो हमें नब्ज़ के ज़रिए पता चल जाता है कि हाँ, इसके अंदर इन्फेक्शन चल रहा है। तो फिर उससे हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं। जब वो हफ्ता दवाई खाता है, अपनी तबीयत उसकी बेहतर महसूस होती है, तो हमें समझ आ जाती है कि इसे मसला यही था। तो इसका तिब में बड़ा आसान इलाज मौजूद है, लेकिन इसमें सिर्फ परहेज मुश्किल है। अब जिसको एच पाइलोरी होता है ना वो चाय छोड़ने पे तैयार होता है जल्दी, ना कोल्ड ड्रिंक छोड़ने पे तैयार होता है, ना वो बर्गर छोड़ने पे तैयार होता है, ना वो शवारमा छोड़ने पे तैयार होता है, ना वो बाहर की मुरगन अगजिया छोड़ने पे तैयार होता है जल्दी, चटपटी चीज़ें छोड़ने पे तैयार होता है जल्दी। अब वो सारी चीज़ें छोड़ेगा तब ही दवाई असर करेगी। अगर वो ये चीज़ें नहीं छोड़ेगा, तो एच पाइलोरी मैंने आपको बताया कि वो तो पसंद करता है ड्राइनेस को, खुश्की को। तो हम तो और ज़्यादा खुश्की वाली चीज़ें खा के खुश्की और ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई खा, तू फिट रह। तो फिर अपने आप को हम तबाह कर रहे हैं। अच्छा, इसका नुकसान जो इससे भी बड़ा है, अगर इसका इलाज ना करवाया जाए, ये इतनी जल्दी सुराख नहीं मैदे में कर पाता। अल्लाह ने मैदा बड़ा मजबूत बनाया है, लेकिन लगा रहता है 5, 10, 15, 20 साल। जब 10, 15 साल, 20 साल उसे गुजर जाती है ना, तो फिर जाके वो मैदे में सुराख करने में अगर कामयाब हो जाए, तो फिर इंसान मौत से बच नहीं सकता, क्योंकि जब मैदे में सुराख हो जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन ये सारे प्रोसीजर में इतनी जल्दी वो सुराख कर नहीं पाता, उसे 15-20 साल चाहिए। लेकिन यानी आप कह रहे हैं कि एच पाइलोरी जो है वो ड्रिल मशीन का काम करता है, कि उसने आपके मैदे को आहिस्ता 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 इतना तबाह करना है कि आपके मैदे में सुराख हो जाए, और अगर यस, अगर खुदा ना खास्ता आपके मैदे में सुराख हो गया तो फिर तो फिर बचना बंदा खत्म। ओह बचने माय के चांस नहीं, गॉड, ओह माय गॉड, इतनी खतरनाक है। ओह माय गॉड। तो यानी हमारा स्टमक हमारी पूरी बॉडी का बहुत मेजर ऑर्गन है, और अगर उस मेजर ऑर्गन में एक ऐसा बैक्टीरिया बैठ जाए जो ड्रिल मशीन का काम करता है, तो ये तो हम एक एक करके हम पूरे के पूरे ऑर्गन्स को तबाह कर तो वाह, देंगे। और कैसी बात है, स्टमक जो है, जो भी हम गज़ा खाते हैं, आपकी आईसाइट वीक है, आपके दांत आपने मजबूत करने हैं, आपने दिमाग मजबूत करना है, आपने टांगों को मजबूत करना है, थाइस को मजबूत करना है, पट्ठों को ताकत देनी है, तो हम कोई भी चीज़ है वो खाते हैं, वो स्टमक में जाती है, फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना सिस्टम शुरू होता है, तो उससे वो सारे ऑर्गन को ताकत देती है। तो अगर वो स्टमक ही खराब हो, तो वो कैसे आपके सारे ऑर्गन महफूज रह सकते हैं। इसीलिए तो वो आहिस्ता आहिस्ता टोटल ऑर्गन को तबाह करता है, इसलिए तो वो दिमाग को भी हिट करता है। ठीक है, अब एच पाइलोरी तो स्टमक में है, लेकिन वो निशाना बना रहा है दिमाग को। उधर बैठ के कैसे निशाना बना रहा है कि जो चीज़ें दिमाग को इफेक्टिव होनी है, वो अच्छे तरीके से वर्क ही नहीं कर पाएंगी, तो दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, आपके ख्यालात नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ऐसा पेशेंट जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो वुज़ू भी करता है ना, तो 2-2 3-3 दफ़ा हाथ धो ही जाएगा, उसे तसल्ली नहीं होगी। तसल्ली नहीं कोई भी होगी। काम करेगा ना, तो वो 3-3 दफ़ा करेगा, उसे तसल्ली नहीं होगी। आप उसे दवाई भी समझाना चाहेंगे, तो उसको 3-4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 10 दफ़ा समझानी पड़ेगी, फिर जाके उसे समझ आएगी। वो एक ही बात पे टिकेगा नहीं।
जैसे स्टमक के बाद हमारा आपने बताया कि स्टमक के बाद दिमाग भी हिट हो जाता है, तो दिमाग से नीचे वाले ऑर्गन्स भी ऑब्वियसली हिट हो जाते हैं। हमारे आंतों में इन्फेक्शन होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हमें मुंह में छाले बन जाते हैं और हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम खौफ में आ जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं एच पाइलोरी के बाद। तो हम अब एक एक करके इन बीमारियों पे आते हैं कि बिल्कुल। इलाज शुरू कहाँ से होता है। पहले हम ये पूछ लेते हैं कि जब स्टमक में इन्फेक्शन होता है ना, तो उससे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो हमारा पेट खराब होता है। तो पेट खराब हो तो हमें क्या करना चाहिए? पेट खराब हो तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि अपनी ग़िज़ा को चेंज कर दें। ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिनके अंदर ताकत हो, हुँ, उसमें प्रोटीन वाली चीज़ें आपने किसी भी किस्म का, आपने बीफ, मटन, चिकन, हुँ, फिश ये नहीं खानी। हुँ, इसी तरह आपने करेले, मेथी, पालक, साग, हुँ, आलू, आलू गोभी, आलू बैंगन, इस तरह की चीज़ें जो है, ये फ़िलहाल फ़ौरी तौर पे बंद कर देनी है। हुँ, अब इसमें आपने खाना क्या है, सुबह नाश्ते में दलिया जौ, हुँ। जिसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वालैहि वसल्लम। वसल्लम ने गमों का इलाज बताया है। हुँ, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का इलाज है। दिमाग को सुकून देने के लिए बेहतरीन चीज़ है। नींद आवर है, नींद अगर सुकून से नहीं आती, तो उससे नींद सुकून में आती है। फिर आंतों की इन्फेक्शन का इससे बढ़ के इलाज ही कोई नहीं। सुबह नाश्ते में दलिया जो, उसे पानी में पका लें, 45 मिनट तक आप उसे पानी में पकाएं, वो गल जाएगा। हुँ, उसके बाद कोई अगर दूध में बनाना चाहता है या देसी घी में बनाना चाहता है तो उसमें भी बना सकते हैं। उसके बाद उसमें बादाम की गिरी और मेवा कूट के डाल लें, मीठा शहद से कर लें, तो वो इस्तेमाल किया जाए सुबह नाश्ते में, हुँ, दोपहर में। और दूसरा, एक दिन ये इस्तेमाल कर लें, एक दिन मुरब्बा गाजर, हुँ, मुरब्बा गाजर उसको बारीक बारीक काट लें, उसके अंदर मक्खन डाल के उसको मिक्स कर लें। ये आपकी ऐसी रेसिपी तैयार होगी है कि अगर अगर आपके घर कोई मेहमान अचानक आ जाए, तो आपके घर ये चीज़ें पड़ी हों, तो ये मिक्स करके ना यकीन करें खिलाएं, वो आपसे दोबारा डिमांड करेंगे। इतना टेस्टी किस्म का ये मीठा बन जाता है। हुँ, ये सुबह का नाश्ता करवाया जाए, ये क्या करेगा, रतूबत को बढ़ाएगा। जब रतूबत बढ़ेगी, तो वो रतूबत तो उसके लिए मौत है। वो तो हुँ, ड्राइनेस में रहता है, खुश्की में रहता है। ये नाश्ता आ गया। उसके बाद दोपहर में कोशिश करें, घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, पेठा वगैरह, ये चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ। वो भी मिर्च बराए नाम हो, देसी घी में बनी हो, हुँ, सालन ज़्यादा खाया जाए, रोटी मैक्सिमम कम हो और जौ की हो। ठीक है। उसके बाद आ जाए फलों में। फलों में कोशिश की जाए कि सेब छिलका उतार के अगर मीठा हो, या अनार बेदाना हो तो थोड़ा बहुत ये इस्तेमाल कर लें, या बनाना थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आ जाए कहवा, इसके अंदर सौंफ ले लें, मुलट्ठी ले लें, गाव ज़ुबान ले लें, और इसमें सब्ज़ इलायची ले लें। 4 चीज़ों का कहवा बना के हल्का ठंडा कर लें, या जिस तरह का आप पसंद करते हैं, शहद या शक्कर मिला लें। सुबह, दोपहर, शाम खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये क्या करेगा, आंतों में इन्फेक्शन ख़त्म करेगा। जब आंतों में इन्फेक्शन ख़त्म होगी, तो आपको जो बार-बार स्टूल आ रहा है, पेट में दर्द होके आ रहा है, वो स्टूल आना बंद हो जाएगा। हुँ, अगर इसमें आप महसूस करें कि नहीं कम फ़र्क पड़ा है, तो इसमें आपने अनार खाए, अनार के छिलके लें, उसे उसका कहवा बना के पी लें, या खुशक है तो उसको पाउडर करके तुख़्म जामुन के जो है वो ले लें, पाउडर करके 2-2 चुटकी खा लें, बेहतरीन है। या मोचरस बाज़ार से मिल जाती है, बैलगिरी मिल जाती है, हुँ, दोनों को मिक्स करके 2-2 चुटकी इस्तेमाल कर लें, ये भी बेहतरीन है। उसके बाद छिलका इसबगोल बड़ा अच्छा है, हुँ, वो आप ठंडे दूध में डालें 1 चम्मच, एक दफ़ा हिलाएँ फ़ौरन पिला दें। ठंडे हुँ। पानी में 1 दफ़ा हिलाएँ फ़ौरन पिला दें, उससे भी फ़ौरी तौर पे वो ज़ख्मों को जाके लेप कर देता है। एच पाइलोरी के बाद ना कॉन्स्टिपेशन भी रहती है और कुछ लोगों को तो कॉन्स्टिपेशन इतनी पुरानी चल रही होती है कि उन्हें ये भी आइडिया नहीं होता कि भई उसकी वजह से उनकी बॉडी में और कितने ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। तो जिन लोगों का ये मसला है कॉन्स्टिपेशन वाला, उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, कॉन्स्टिपेशन जो है ये ख़तरनाक मर्ज़ है। इसे अक्सर उम्मुल अमराज़ कहा जाता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि अगर आपको कब्ज़ हो गई, तो आपका स्टमक तो जैम हो गया। अब स्टमक में हमने जो खाना है वो जाना है, तो हमारी तबीयत ठीक रहनी। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ताफ़ुन पैदा होता है। आप कोई सालन लें, एक कटोरी सालन में ना, सालन आप अपने टेबल पे रख दें, हुँ,
आप अगले दिन आएंगे ना तो उसमें से वो ना स्मेल आना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं वो बुसकिया जी सालन, या 1 दिन या 2 दिन बाद उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब अगर आपको कहा जाए कि इसमें देसी घी डालकर खा लें, तो क्या आप खाएँगे? नहीं खाएँगे, क्योंकि वो सालन तो बदबूदार हो चुका है। अगर उसी तरह उसमें वो पानी डाल दें, तो 1 दिन 2 दिन बाद देखेंगे तो उसमें वो बैक्टीरिया, कीड़े वगैरह पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब ये तो खुली फ़ज़ा थी, हमने टेबल पे रखा है। जो चीज़ हमारे अंदर रह गई 2-3 दिन, स्टूल पास नहीं हुआ, उसके अंदर कितना ताफ़ुन पैदा हुआ। अब वो उसके अंदर अब बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, ऊपर से हम पानी पी रहे हैं, पानी और वो मिक्सचर बन रहा है, फिर उसमें वो जो कीड़े पैदा होते हैं, अक्सर लोगों के पेट में कीड़े पैदा होते हैं, तो ये भी बुनियादी वजह होती है। अब वहाँ पे ताफ़ुन बहुत है। अब जितनी मर्ज़ी आप अच्छी दवाई ले लें, आपने बड़ी महँगी दवाई खाई, लेकिन वो असर क्या हुआ? स्टूल उसे आया नहीं, वो तो ज़ाया होगी दवाई। अब आप कहेंगे कि इतने महँगे डॉक्टरों से दवाइयाँ ले ली, लेकिन असर नहीं हुआ। असर नहीं हुआ। अब असर कब हो? अब ऐसा पेशेंट जब आता है तो कहता है हकीम साहब जो भी खाता ना उसी टाइम उल्टी आने को दिल करता है। अब उल्टी तो आनी है, 1 गिलास आप पानी का लें, भरा हुआ है, अब भरे हुए पानी को आप ऊपर से और डालेंगे तो बाहर ऊपर से ही गिरेगा ना। अब अल्लाह ताला ने जो रास्ता बनाया, अगर हमें स्टूल पास नहीं होगा, अब स्टमक तो फुल है, जब हम खाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वॉमिटिंग ही आएगी ना ऊपर से, उल्टी आएगी ना, क्योंकि नीचे से तो सारा सिस्टम ही जैम है हमारा। तो इसलिए कब्ज़ जो है ये उम्मुल अमराज़ है, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अब इसमें होता क्या है, बाज़ लोग कोई ना कोई टोटके करते रहते हैं और मर्ज़ को बढ़ा लेते हैं। मैं समझता हूँ जब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, आप अलकस ना करें। अक्सर औक़ात क्या होता है, लोग फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मोची के पास बैठे हैं, नाई के पास बैठे हैं जिसे हम हेयर ड्रेसर कहते हैं, या किसी भी बंदे के पास बाहर बैठे हैं, उसने कहा जी आप ये करो, इससे ठीक हो जाओगे। देखिए आपकी सेहत बहुत कीमती है, अगर एक गलत दवाई, एक कैप्सूल गलत आपने खा लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। हम एक फ्रिज लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, तो एक-एक चीज़ चेक करते हैं, साथ में मैकेनिक लेके जाते हैं, उसे चेक करवाते हैं, सारा कुछ करने के बाद गाड़ी लेते हैं। जब हमारी अपनी सेहत की बारी आती है तो एक कोई नुस्खा हमें कोई बताता है ना, टोटका कोई भी, उसने चाहे एक किताब ना हिकमत की पढ़ी हो, ना किसी तबीब के पास वक़्त गुज़ारा हो, ना वो डॉक्टर हो, हम फ़ौरी तौर पे वो टोटका इस्तेमाल कर लेते हैं। और यकीन करें आज ये सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, जो ये टोटके इस्तेमाल करके और ज़्यादा अपनी तबीयत को बिगाड़ के तो फिर हमारे पास आते हैं। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सालन जो है वो ज़्यादा खाना है, रोटी को बंद कर देना है, ड्राई चीज़ें बंद कर देनी है। अब कॉन्स्टिपेशन वाला बंदा जो होता है उसका खाने को कुछ दिल करता नहीं, ऐसे बंदा अक्सर बिस्किट वगैरह खा लेता है, बेकरी आइटम, या फास्ट फूड थोड़ा बहुत ले लेता है, या चाय वगैरह पी लेता है। अब उसे ये नहीं पता कि ये तो और ज़्यादा दलदल में फंसा रही हैं। सबसे पहले उसे चाहिए ये चीज़ें छोड़ के वो दलिया जौ पे आ जाए, दलिया गंदम पे आ जाए, सूजी का हलवा खाना शुरू कर दे। दोपहर में उसे चाहिए कि यही घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली जिनमें फाइबर ज़्यादा है, ये सब्जियां खाए, देसी घी में बना के, सालन ही खाए, रोटी ना खाए। ऐसे अफराद जिनको 2-3 दिन से सूल ही नहीं आ रहा, उन्हें चाहिए रोटी बंद कर दें, और बड़े शौक से आके बता रहे होते हैं कि साहब हम ना हमारी तबीयत नहीं सही, मैदा खराब था, हम खिचड़ी खा रहे हैं। या कोई आके कह देगा मैं तो चाय के साथ बंद खा रहा हूँ, कोई आके कह देंगे जी हम तो सालन लगा लगा के खा रहे हैं, मैदा नहीं ठीक, कब्ज़ है इसलिए। तो अल्लाह के बंदो, ये तीनों चीज़ों तो और कब्ज़ पैदा करेंगी। अब बंद ने भी कब्ज़ पैदा करनी है, बंद जो हम खाते हैं रसबन, और इसके अलावा जो हम ये अगर इस्तेमाल करेंगे इसमें ब्रेड वगैरह, ये चीज़ें बेकरी आइटम भी नुकसान देगी, खिचड़ी भी नुकसान देगी, रोटी का ज़्यादा खाना भी नुकसान देगा, नान भी नुकसान देगा, ठंडा पानी भी नुकसान देगा, चाय भी नुकसान देगी। हमने यहाँ पे फाइबर वाली चीज़ें खानी है, उसमें देसी घी शामिल हो, सालन ही खाएं, रोटी बंद कर दें। उससे क्या होगा, नरमी पैदा होना शुरू हो जाएगी। फिर बेहतरीन चीज़ अल्लाह ने देसी घी का क्या करें, इसकी चूरी बना के खाएं, सूजी के हलवे में भी यही डालें, सालन में ज़्यादा सारा डाल के खाएं, उसके बाद दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल करें। फिर इसका बेहतरीन इलाज यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का है कि अक्सर औकात लोग सिर्फ टैबलेट के ऊपर लगे होते हैं। जितनी भी टैबलेट हैं वक्ती फ़ायदा करती हैं, लेकिन ये नुकसानदेह है। कैस्टर ऑयल ले लें 2 चम्मच, 1 कप गर्म पानी ले लें, उसमें अंदर डाल के
सिप ले ले कि वो 1 कप सुबह निहार पी लें या रात को खाने के 2 घंटे बाद। मीठा उसमें शहद या गुड़ का डाल लें, या फिर रोगने बादाम 2 चम्मच इस्तेमाल कर लें, या फिर ज़ैतून ऑयल छिलके के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर लें। इनसे कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका कब्ज़ का ज़्यादा मसला आप चाहते हैं वक्ती तौर पे एक दफ़ा खुल के आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आपने सना मक्की के पत्ते लेने हैं 50 ग्राम, अजवाइन लेनी है 50 ग्राम, सौंफ लेनी है 50 ग्राम, नमक लेना है 25 ग्राम। इनका फाइन पाउडर करके 1 चम्मच सुबह शाम खा लें, इससे भी स्टूल खुल के आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़बरदस्त आपने हमें कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज बता दिया और इसी से मेरा ख़्याल है कि हमारी जो जितने भी लोग स्टमक के हवाले से परेशान हो रहे होते हैं उन्हें इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपने बताया कि हमारी बॉडी में कितनी स्मेल पैदा हो सकती है। तो कुछ लोग जो है ना वो जितना भी अपनी हाइजीन का ख़्याल कर लें लेकिन उनके मुँह से स्मेल आती है। कुछ लोगों के पसीने से बड़ी स्मेल आ रही होती है। कुछ लोगों मतलब अभी नहा के भी आते हैं ना और उन्हें थोड़ा-सा भी पसीना आ जाएगा, वो आपके पास से भी गुज़रेंगे तो वो फिर भी आपको बड़ी बदबू आ रही होती है कि यार कितनी गंदी स्मेल है। आप कह नहीं सकते लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों की खुशबू अच्छी होती नहीं है। तो क्या इसका भी ताल्लुक कहीं न कहीं हमारे स्टमक से ही है? कहीं न कहीं नहीं, ये है ही स्टमक के साथ। स्टमक के साथ ताल्लुक है, और इसके साथ एक चीज़ आपने जो बात कही ना, किसी के पास से गुज़रना, यकीन करें ऐसे लोग जिनसे स्मेल आ रही होती है ना, उनकी जो माशरे में ना इज़्ज़त में कमी आ जाती आ है। जाती है। लोग कतराते हैं उनके पास बैठने से, थोड़ा-सा दूर बैठेंगे, वो जितने मर्ज़ी अच्छी हों, जितने मर्ज़ी वो वेल लेकिन ड्रेस हों, आप लेकिन ना थोड़ा-सा ना जितना भी आम बंदा भी होगा तो उसे थोड़ा-सा अवॉइड करेगा। अवॉइड करते हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, ये स्टमक की गेम। सबसे पहले ऐसे बंदे को कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। ऐसा बंदा डेली रात को कैस्टर ऑयल 2 चम्मच 1 कप गर्म पानी में डाल के पिए लगातार 1 महीना। हुँ। जब उसको मोशन लग जाए फिर 1 चम्मच कर दे, ताकि मैदे की सफाई अच्छी तरह हो जाए। हुँ। नहीं तो एक और बड़ा अच्छा अमल है, वो क्या करे, 1 गिलास गर्म पानी ले, उसमें 1 चम्मच नमक का डाल के ना, तो वो पिए खाना खाने के 3, 4, 5, 6 घंटे बाद। ठीक है? वो पी के ना उसके बाद थोड़ी देर बाद ना उसकी तबीयत उलझन सी पैदा होगी, इरिटेशन होगी, तो उँगली से ना थोड़ा-सा हल्का-सा हलक में उँगली मारेगा तो उसे वॉमिटिंग आ जाएगी। हुँ। उससे क्या होगा, उसका जितना भी ये सारा ना अंदर गर्द-गुबार बाहर निकल आएगा। पहले जो अतिब्बा होते थे ना वो यही करते थे कि जब भी उनके पास कोई पेशेंट आता था तो पहले मोशन से भी ज़्यादा ज़रूरी था कि वॉमिटिंग आए इसे, ताकि ये वाला सारा पोर्शन क्लियर हो। जितना वो दूध होगा वो बाहर आ जाएगा। अब वो क्या होता है, उससे मैदा बड़े अच्छे तरीके से वॉश हो जाता है। जब वॉश हो गया, उसके बाद उसे चाहिए वो अच्छी-अच्छी सब्जियाँ खाए, फल खाए, जो खुशबू पैदा करें। ऐसे पेशेंट को चाहिए सेब खाए, अनार खाए, खजूर खाए, बनाना इस्तेमाल करे। यानी कि फलों का इस्तेमाल, फिर चंद दिन फलों का इस्तेमाल करे, फिर दलिया जौ का इस्तेमाल करे, दलिया गंदम का इस्तेमाल करे, सब्जियों का इस्तेमाल हुँ। करे, सब्जी गोश्त का इस्तेमाल करे, ताकि उसके अंदर फिर वो अच्छी वाली सारी चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाएँ। फिर इसका इलाज, अब एक बंदा उसको तो हो गया है, अब उसने एक काम तो ये कर लिया, साथ वो ये क्या करे, सौंफ और सब्ज़ इलायची अपने पास रखे, हर टाइम दिन में 3-4 मर्तबा मुँह में रख के चबाए। हुँ। अब चबाने से क्या होगा, अब चबाएगा लगातार 3-4 दिन हफ्ता करेगा ना, तो उसकी वो पसीने में, बॉडी में, वो टोटल ऑर्गन में पहुंच जाएगा। फिर वो करेगा क्या, उससे होगा क्या, उसके जो जिस्म से ना इलायची की खुशबू आएगी, सौंफ की खुशबू आएगी, वो उसकी जो बदबू है वो खुशबू में तब्दील हो ऐसा जाएगी। तो नहीं होगा कोई बंदा पास से गुज़रा यूँ लगा इलायची गुज़र गई हाय है। हाय हाय, ये तो अच्छी बात है यूँ देखिए। लगेगा सौंफ गुज़र रही है। लेकिन लेकिन इतनी भी नहीं आएगी, वो तो उसकी स्मेल खत्म हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा। लेकिन ये कि उसकी स्मेल खत्म होगी, लेकिन साथ इसमें अर्के गुलाब बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हुँ। अर्के गुलाब का अगर इस्तेमाल किया जाए लगातार 15-20 दिन, महीना, तो इससे भी ये जो उसकी स्मेल आ रही है, स्मेल खत्म हो जाएगी। ठीक हुँ। है? और सौंफ, हल्दी और इसके साथ ये इलायची, हुँ। इसका कहवा इतना इफ़ेक्टिव है कि लगातार चंद दिन इस्तेमाल करने से ये स्मेल ख़त्म हो जाती है। अक्सर पेशेंट आते हैं जी, वो सॉक्स उतारते हैं तो कमरे में बैठा नहीं जाता, पाँवों की स्मेल उफ़ तौबा इतनी और वो बुरी दिमाग को डायरेक्ट हिट और करती वो है, जल्दी जाती भी नहीं जाती है। भी नहीं है। उस बंदे के आप 10 दफ़ा पाँव धुलवा लो, नहीं ना उसको जाती। वो नहीं जाती, आज उसका क्या आपको इसका करना चाहिए? कुलिया बता देते हाँ, हैं। पाँव की स्मेल का भी आप उसको बता ही दें क्या करना चाहिए? उसको एक तो अर्के गुलाब जो है ना, ये उसे पिलाएँ, शरबत संदल के अंदर मिक्स करके। अगर सर्दियाँ हो तो शरबत संदल नहीं, सिर्फ़ अर्के गुलाब ही पिलाएँ।
उसके बाद उसे वही सौंफ, सब्जी इलायची और मुलट्ठी इसका कहवा पिलाएं। उसके बाद ऐसा जो पेशेंट है ना, पानी टब में गर्म करें, उसके अंदर नमक डालें और पानी में नीम के पत्ते जो है वो डाल दें ताकि उसमें उबल जाए। उस पानी से वो पाँव धोए चंद दिन बस, और वही वाइट नमक ले लें, वाइट नमक बारीक पिसा हुआ, उसके 500 mg के कैप्सूल भर लें और वो ना उसे गिन के ना 20 कैप्सूल दे दें। वैसे भी हम नमक खाते हैं, उसे इसके 20 कैप्सूल दे दें। अगर बीपी का पेशेंट हो तो भावे ऊंजी यही आपको ये सारी चीज उठते पहुंच जाए। यहाँ पे आपको एक चीज और बताने लगा हूँ, क्योंकि ये जो होता है ना सवाल, इसमें 2 चीजें हमने जरूर, एक बीपी एक शुगर का पेशेंट हो तो हम साथ उसको थोड़ा सा, अगर बीपी उसका नॉर्मल है तो ये वाला अमल करे, वो कैप्सूल भर के 20 कैप्सूल 10 दिनों में खा ले सुबह शाम। अगर ब्लड प्रेशर का उसे इशू है तो वो ये ना करे, वो लहसुन की 1 से 2 तुरी रोजाना सुबह चबा लिया करे। अब वो क्या होगी कि उसकी जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाएगी। अब लहसुन जो है उसकी एक अपनी स्मेल होती है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ मैंने बड़ा बेहतरीन आपको कहवा बता दिया है, मुलट्ठी, सौंफ और इलायची, उसका इस्तेमाल करें ताकि उसके बाद वो लहसुन की स्मेल भी ना आए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये पाँव से स्मेल क्यों आती है? ये भी स्टमक का इशू है। अल्लाह। अच्छा, ये ताल्लुक सारा स्टमक के साथ मतलब अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपके पसीने की खुशबू अच्छी नहीं है, आपके पाँवों से स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब ये सिंपल है कि आपका मैदा खराब है। अच्छा, इसमें ज्यादातर 80% को कॉन्स्टिपेशन होती है, 20% को आंतों में इन्फेक्शन होता है। ये 2 मेन वजह है इसकी। और मुंह से स्मेल जो आती है, इसका ताल्लुक स्मेल की भी किस्में हैं। एक होता है कि आप रमज़ान के महीने आपने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद जब आप 12, 1, 2 बजे का टाइम होता है ना, तो आपको अजीब सी मुंह से ना स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसके बारे में हदीस है कि अल्लाह ताला को वो कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। तो वो तो है, आप सुबह से आपका मैदा खाली रहा तो खाली स्टमक होने की वजह से शाम के टाइम पे आना शुरू हो गया, वो तो एक अलग चीज़ है। एक आम बंदे को हर टाइम मुंह में से स्मेल आए, इसका मतलब सबसे पहला तो ये है कि वो अपने दांतों को साफ नहीं रखता। पहला तो ये, कुछ लोग बेचारे अभी मैं बताता सुबह हूँ बताता हूँ। पहला तो वो अपने दांतों को साफ करे। पहले लोग ख्याल, अब लोग मिसवाक नहीं करते। ब्रश से आपके उतने अच्छे दांत साफ नहीं होते जितने मिसवाक से होते हैं। मिसवाक करें। ऐसे बंदे को हम अक्सर कहते होते हैं जैतून की मिसवाक या सुखचैन की मिसवाक करना शुरू कर दे, उसके मुंह से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा बंदा जिसके मुंह से स्मेल आती है, मिसवाक भी करता है, दांतों में कोई रेशा नहीं है, दांत भी ठीक है, फिर 80-90% वो दायमी कब्ज का मरीज है, आंतों में इन्फेक्शन भी है और कब्ज की शिकायत भी रहती है। तो क्या करना चाहिए उसके पहले लिए कब्ज ठीक करनी चाहिए कि पहले स्मेल का इलाज करना चाहिए? पहले कब्ज ठीक होगी तो वो जो गज़ा खाएगा, जो खुशबू के लिए, स्मेल को ख़त्म करने के लिए कोई दवाई खाएगा, वो कहवा पिएगा, फिर ही असर करेगी ना। ऐसे पेशेंट को चाहिए कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए वो ना 2-3, एक तो हम सफ़ूफ बना खाते हैं, सफ़ूफ की शक्ल में खा ले, वही सौंफ ले ले 50 ग्राम, अजवाइन ले ले 50 ग्राम, और उसके बाद उसमें सना मक्की जो है वो 100 ग्राम कर ले, इजाफा कर ले, डबल कर ले इसकी डोज। उसमें फिर अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट नहीं है तो नमक मिला सकता है, अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो इसका ही फाइन पाउडर करे, आधा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल कर ले। अल्लाह के हुक्म से स्टूल खुल के आएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं है इसमें। उसे चाहिए रोगने बादाम और कैस्टर ऑयल, 1 कप गर्म पानी ले, उसमें 2 से 3 चम्मच डाल के, मीठा उसमें गुड़ या शक्कर का डाल के, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद या सुबह निहार लगातार को 2-4 दिन पी ले सिर्फ। जब उसे स्टूल बिल्कुल, उसे अंदाजा हो जाएगा स्टूल बिल्कुल ठीक आना शुरू हो गया, तबीयत फ्रेश हो गई है, उसके बाद वो इसे छोड़ दे या 1 चम्मच कर दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे छोड़ दे। कॉन्स्टिपेशन का मैं क्यों कहता हूँ, अक्सर आप कभी बंदा पब्लिक प्लेस पे भी स्टूल पास करने चला जाता है, सफ़र कर रहा है, तो अक्सर औकात कई दफ़ा आप वॉशरूम जाएं या घर में ही कोई ऐसा बहन भाई होता है, जब वो वॉशरूम से निकलता है तो स्मेल बड़ी आती है। तो आप उससे पूछेंगे तो एक तो वो ज़्यादा देर लगा के आएगा और दूसरा स्मेल बड़ी आएगी। हाँ, कोई ऐसा जरूर एक फर्द होता है कि वो वॉशरूम से आना तो उसके बाद कहते हैं कोई 25 मिनट वॉशरूम ना जाओ। उसकी वजह क्या होती है, उस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है,
हाँ। आज उस बच्चे की कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर लें, उसे फाइबर ज़्यादा दें, उसे सब्जियाँ, फल ज़्यादा खिलाएँ। 1 हफ्ते के बाद आप कहेंगी नहीं अब तो ये वो लगता ही नहीं है कि वही है, वॉशरूम से होके आया है। हुँ। हम इन चीज़ों का ख़्याल नहीं करते। यकीन करें बच्चों की बीमारियाँ पकड़नी हो ना या घर में किसी फ़र्द की, तो आप वॉशरूम में अगर माएँ चेक करना चाहें ना या भाई-बहन, तो उसके वॉशरूम से बीमारी चेक हो जाती है। ठीक हुँ। है? अगर उस ऐसे स्मेल आ रही है तो समझ लें। उसके अगर कोई वॉशरूम भाग के जाता है, उसे वॉशरूम आया तो 1 मिनट में भाग के गया है, हाथ यहाँ पे रखा हुआ है या उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो स्टूल पास करने गया तो इसका मतलब उसकी आंतों में इन्फेक्शन है, जब उसे मोशन आता है तो सब्र ही नहीं होता। वो तो 1 मिनट के अंदर उसने वॉशरूम में पहुँचना होता है। क्यों? उसकी हुँ। आंतों में इन्फेक्शन है, आंतों में इन्फेक्शन हो तो पेचिश आती है, पेचिश में सब्र नहीं होता, फ़ौरन जाना होता है। तो अगर वो वॉशरूम में ज़्यादा देर लगाता है, तो फिर तो कन्फर्म है वो कॉन्स्टिपेशन का मरीज़ है, उसका कॉन्स्टिपेशन का इलाज करवाएँ। नहीं तो यही बच्चा कल को ज़िद्दी भी होगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। ये एक बड़ी मिसाल मशहूर थी कि अक्सर औक़ात पहले गाँव में लोग खड़े होते, गपशप लगाते, तो बाज़ औक़ात किसी ने ऐसे ही गुस्से हो रहे हो ना बच्चे ने या बड़े ने फ़ज़ूल में, तो बाबा कोई करीब खड़ा होता था तो वो कहता था लगदा इन्हू कब्ज़ हुई है। यानी कि हुँ। इतना ये मुहावरा मशहूर था कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ज़िद आती उस वक़्त है जब कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा इसका सबब है। इस बीमारी को अक्सर नोट नहीं करते। हालाँकि मैं समझता हूँ ये बीमारी सारी बीमारियों की जड़ है, हुँ। क्योंकि आपको ग़िज़ा डाइजेस्ट ही नहीं होगी, ठीक है? वो आपके ऑर्गन को क्या फ़ायदा करेगी? फिर हम कहते हैं जी हम काजू भी खा रहे हैं, हम पिस्ते भी खा रहे हैं, हम मटन भी खा रहे हैं, हम फ़िश भी खा रहे हैं, हम अंजीर भी खा रहे हैं, लेकिन सेहत हमारी नहीं सही हो रही। जिस्म देखने में अच्छा है, ताकत है नहीं, या फिर स्लिम है, जिस्म फ़रबा नहीं हो रहा, या जिस्म फ़रबा हो गया है, लेकिन अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं है, चलने से कासर है, खून हुँ। बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो उसमें वजह सिर्फ़ पीछे सबसे पहले इसको देखिए, आपका स्टमक ठीक है, तो आप ठीक हैं। अगर आपका स्टमक ठीक नहीं है, तो आप कह लें कि आप टोटली ओवरऑल आपके पास जितना भी पैसा है, जो मर्ज़ी आपके पास हर सहूलत है, लेकिन आपका स्टमक ठीक नहीं है, तो आप फ्रेश नहीं रह सकते। हकीम साहब एच पाइलोरी पे बात कर रहे थे हमने कब्ज़ पे भी बात कर ली, हमने पेट ख़राब पे भी बात कर ली। एच पाइलोरी में आपने बताया डर खौफ़ भी आता है। तो कोई ऐसा नुस्ख़ा बताएँ कि जो इन सारी सिम्पटम से गुज़रा है, तो उससे क्या करना चाहिए कि वो अपनी इस बीमारी से जान छुड़ा ले और उसका वो अपने मैदे को सुराख़ होने से बचा ले? बड़ा सादा-सा नुस्ख़ा है, एक तो अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर ले। रात का खाना टाइम पे खाए, सादा ग़िज़ा खाए, हुँ। वेजिटेरियन बन जाए, सब्जियाँ, फल, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करे। हाँ, गोश्त का इस्तेमाल करे लेकिन सब्ज़ी के अंदर थोड़ा-सा मिला के। कोशिश करे मैक्सिमम अगर अल्लाह ने उसे तौफ़ीक दी है तो देसी घी बेशक थोड़ा-सा डाल ले हंडिया में। दूसरे ऑयल से अगर कुकिंग ऑयल भी डालना है तो बिल्कुल थोड़ा डालें, हुँ। ठीक है? और घी तो बिल्कुल ना डालें दूसरा। ज़ैतून ऑयल की गुंजाइश है वो थोड़ा-सा डाल लें, सरसों का ऑयल है तो वो थोड़ा-सा डाल के बना लें, थोड़ा डालें। उबली हुई सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ। फिर उसके बाद दलिया जो सुबह नाश्ते में हुँ। इस्तेमाल करें, ठीक है? उसके बाद मुरब्बा गाजर का इस्तेमाल करें। फिर ये क्या चीज़ें, ये चीज़ें सुकून भी तो पैदा करती हैं। हुँ। साथ देसी घी जो है वो हर हालत में ही अच्छा है, क्योंकि वो इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा, ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, तो सुराख वो कर ही नहीं सकता, हुँ। ठीक है? देसी घी दूध में, देसी घी सालन में, देसी घी चूरी में, देसी घी दलिये में वो इस्तेमाल करें। और उसके साथ एक बड़ा सादा-सा नुस्ख़ा है, अगर वो ये इस्तेमाल कर लें ना नुस्ख़ा, तो इससे भी बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क पड़ जाता है। हल्दी जो है ना, हल्दी इसका कैप्सूल भर लें, सुबह-शाम इसका कैप्सूल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दूध के अंदर हल्दी शामिल करके इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। ये भी एच पाइलोरी का बड़ा बेहतरीन इलाज है। हुँ। तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन ख़त्म होगी और साथ ही साथ वो छोटी चंदन, अगर वो डिप्रेशन में चला गया हुआ है तो छोटी चंदन ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। फाइन पाउडर करके 500 एमजी का कैप्सूल भर के 1 कैप्सूल रोज़ाना खाना शुरू कर दें, उससे कोई नींद की दवाई, कोई डिप्रेशन की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। अक्सर औक़ात ऐसे लोग या नींद की दवाई लेते हैं या डिप्रेशन की लेते हैं, हुँ। तो उसकी ये सारी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। एक छोटी चंदन का कैप्सूल, सुकून की नींद आएगी, आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन नहीं होगा। साथ ही साथ खशखाश बड़ी बेहतरीन चीज़ है। खशखाश को आप रात को दूध में पकाएँ अच्छी तरह, ठीक है? 1 चम्मच खशखाश का या आधा चम्मच खशखाश का ले लें, 1 सब्ज़ इलायची ले लें, डेढ़ पाव दूध में उसे पकाएँ, जब पाव रह जाए तो उसे ठंडा करके पी लें। ये भी बड़ी इफ़ेक्टिव है दिमाग को सुकून देने के लिए। ऐसे अफ़राद जिनको गर्मी की वजह से हर टाइम गले में केरा रहता है,
ऐसे अफराद जिनको नींद नहीं आती, ऐसे अफराद जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन है, सुकून नहीं है, तो ऐसे अफराद ये खशखाश भी इस्तेमाल करेंगे तो फौरी तौर पे इसका रिजल्ट मिलेगा, इससे उनको फ़ायदा होगा। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपने स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।